हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। आज की भारत में दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। भारत जो है दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? पहले में। ये किसने कहा? सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान समय में भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व के पहले स्थान पर है। विश्व के पहले स्थान पर है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में उसका योगदान 24% है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में इसमें लगभग 51% की वृद्धि हुई, यानी कि 51% की वृद्धि हुई है, जो विश्व की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। गृह मंत्री कल गुजरात में आंगण के निकट राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ कार्यालय भवन के शिलान्यास के बाद गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डेयरी प्रमुखों में से सहकारी मॉडल अपनाने का आग्रह किया। डेयरी प्रमुख से क्या आग्रह किया? सहकारी मॉडल अपनाने का आग्रह किया, जिससे सहकारी बैंकों, दुग्ध संगठनों और पशुपालक किसानों के बीच परस्पर सहयोग समन्वय सुनिश्चित होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी डेयरी के सफल संचालन और विकास के लिए विभिन्न संस्थाएं बनानी होंगी और परिसंघ यह काम करेगा। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति का शुभारंभ वासी गांव से हुआ था और अब अंगद जिले में ही 7,000 वर्ग मीटर में परिसंघ का मुख्यालय बनाया जा रहा है। श्री शाह ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहकारी डेयरी के योगदान की सराहना की और डेयरी प्रमुखों से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 100% डिजिटल लेन देन का आग्रह किया। उन्होंने प्राकृतिक कृषि पर जोर दिया और सहकारी दुग्ध परिसंघों से गांव स्तर पर गोबर संचय केंद्र बनाने को कहा। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री ने देश के 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 37 विजेताओं को ई मार्केट पुरस्कार प्रदान किया। कर्नाटक दुग्ध परिसंघ, नंदनी, दिल्ली की मदर डेयरी, तमिलनाडु की आवन डेयरी 3 शीर्ष विजेता रहे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रमुख सहकारी नेता भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये गलत लिखा है। नरेंद्र मोदी सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, आधा नया और ये कुछ वर्ड बन नहीं पाते आगे, तो ये उसके नीचे ये हलंत सा लगा देता है। ठीक है, तो जहां पर भी हलंत है समझ लो ये आधा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत परंपरा को आधुनिकता से जोड़कर प्रगति कर रहा है। अयोध्या, ये जैसे हलंतित है, आदत है, ये इसको भी जल्दी ठीक कर लेंगे। ठीक है। अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। कितना? 15,700 करोड़ लागत का शुभारंभ। ये शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को देश में दीपावली मनाएं और राम ज्योति प्रज्वलित करें। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पूरा देश जगमगाना चाहिए। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और 15,700 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में अयोध्या उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का मार्गदर्शन करेगा। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार अयोध्या के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लाखों लोग यहाँ आएंगे। धार्मिक स्थलों को विकसित करने के अपने सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और संस्कृति के संगम से 21वीं सदी में देश आगे बढ़ेगा। ये सब वही बातें हैं। क्या किया गया? इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह हवाई अड्डे से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया। महिलाओं, संतों, बुजुर्गों सहित हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया और पूरे रास्ते उन पर फूल बरसाए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री अयोध्या शहर में लता मंगेशकर चौक गए। यहाँ वीणा की एक विशाल प्रतिमा है और राम की पैड़ी के बिल्कुल निकट यह मुख्य चौराहा है। केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके बाद आ जाता है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत सरकार ने लगभग 1 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड जारी किए।
स्वामित्व योजना के तहत देश में करीब 1,25,00,000 कितने 1,25,00,000 संपत्ति कार्ड जारी किए। इनमें से 35 लाख संपत्ति कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बांटे गए। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत 2,79,000 गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि चालू वर्ष में लगभग 18 लाख प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कुल 42 पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 21,05,628 ग्राम पंचायतों को मंजूरी दी गई है, जिन्होंने इस साल अपने नागरिक घोषणा पत्र अपलोड कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। वंदे भारत और अमृत भारत स्पेशल रेलगाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसे अब अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस रेलवे स्टेशन पर अयोध्या के श्री राम मंदिर के वास्तुशिल्प की छाप है। मालूम हो कि इसे 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है और यहाँ से हर रोज लगभग 1 लाख यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। यह 3 मंजिला रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत एक्सप्रेस नाम से नई श्रेणी की सुपर फास्ट यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया है। ये रेलगाड़ियां दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल के बीच तथा मालदा टाउन और बेंगलुरु के सर्व विश्वेश्वरैया टर्मिनस के बीच चलेंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस में सामान के लिए बेहतर रैक, मोबाइल होल्डर, एलईडी लाइट्स, सीसीटीवी, सार्वजनिक सूचना प्रणाली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री ने आज 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी रवाना किया। इनमें श्री माता वैष्णो देवी काटरा से नई दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली, कोयम्बटूर से बेंगलुरु कैंट, मैंगलोर से मांडवगांव, जालाना से मुंबई, अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शामिल हैं। 2047 में अमृतकाल के दौरान भारत हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा। ये किसने कहा है? अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2047 में अमृतकाल के दौरान भारत हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा। उन्होंने ये बात गुजरात के अहमदाबाद में पूज्य पूर्णी स्वामी स्मृति महोत्सव में कही। श्री शाह ने 2027 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए लोगों से 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री चुनने का आग्रह किया। श्री शाह आज दोपहर बाद गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रख रहे हैं। यह समारोह गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। समारोह के दौरान श्री शाह ई मार्केट पुरस्कार भी वितरित करेंगे। कौन सा? ई मार्केट पुरस्कार वितरित होगा। 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद असम में हिंसक घटनाओं में आई 87% की कमी। अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद असम में हिंसा की घटनाओं में 87% और मृत्यु तथा अपहरण के मामलों में 90% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि कल केंद्र, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के बीच नई दिल्ली में हुए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान कही। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगा ताकि उल्फा की मांगें पूरी की जा सकें। इसके अलावा उन पर निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उल्फा के संघर्ष के दौरान दोनों ओर से करीब 10,000 लोगों की जानें गईं, जो इस देश के नागरिक थे, लेकिन अब इस समस्या का पूरी तरह समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने भारी पैकेज देने और असम के चहुमुखी विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार समझौते के सभी प्रावधानों का पालन करेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से देश में 57 लाख से अधिक पटरी दुकानदारों को मिला लाभ। हरदीप सिंह पुरी। आश्वासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेहड़ी खमोचे वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से
देश में 57 लाख से अधिक पटरी दुकानदारों को लाभ मिला है। इन लाभार्थियों में 45% लाभार्थी महिलाएं हैं और 72% वंचित वर्गों से हैं। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स के उद्घाटन समारोह में कहा कि स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,058 करोड़ रुपए के 76,22,000 ऋण मंजूर किए गए हैं। श्री पुरी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान शुरू की गई यह योजना रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए आशा की किरण लेकर आई है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे रेहड़ी पटरी वालों की बाजार तक पहुंच बढ़ी है। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन रेहड़ी पटरी और खमूचे वालों के राष्ट्रीय संगठन ने किया है। 3 दिनों का ये आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 दिसंबर तक चलेगा। यह पकवान मेला दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुला है और इसके लिए 130 रुपये मूल्य का टिकट रखा गया है। शीतकालीन सत्र के समापन के बाद संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्रवासन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीतकालीन सत्र के समापन के बाद संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कर दिया है। लोकसभा का 14वां और राज्यसभा का 262वां सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। राज्यसभा को 21 दिसंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति ने 29 दिसंबर 2023 को दोनों सदनों का सत्रवासन समाप्त कर दिया है अनिश्चितकाल के लिए। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज। युद्ध चरम पर है, इजराइल के नियंत्रण में होनी चाहिए गाजा पट्टी। गाजा पट्टी किसके? इजराइल के नियंत्रण में होनी चाहिए। ये किसने कहा है? प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, ये हैं वो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने मिस्र से लगी गाजा पट्टी सीमा को फिर से नियंत्रण लेने का संकल्प लिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, इस समय युद्ध चरम पर है और मिस्र से लगी गाजा पट्टी सीमा इजराइल के नियंत्रण में होनी चाहिए। इस बीच पश्चिमी तट के तुलकेरम के पूर्व में स्थित नूर शम्स में संघर्ष की खबरें हैं। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए इजरायली सैन्य वाहनों का काफिला दिखाया गया है। मीडिया की खबरों के अनुसार इजरायल सुरक्षा बलों ने पिछले महीने पश्चिमी तट चौकी पर गोलाबारी करने वाले हमास के 3 सदस्यों का मकान गिरा दिए जाने का संकल्प लिया है। इस गोलीबारी में एक इजरायली सैनिक मारा गया था और अनेक घायल हो गए थे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 2024 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नामांकन खारिज किया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय चुनाव 2024 के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख अपने गृह नगर मियांवाली और लाहौर से चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा भरा था। 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। अमेरिका ने इजरायल को तोप के गोलों और दूसरे हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी। गाजा पट्टी में इजरायल सेना की कार्यवाही जारी रहने के बीच अमेरिका सरकार ने इजरायल को 14 करोड़ 75 लाख डॉलर मूल्य के तोप के गोलों और दूसरे हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कल इस सौदे की घोषणा की। सरकार ने हथियारों के इस सौदे को मंजूरी देने की कांग्रेस से इस आधार पर समीक्षा नहीं कराई कि आपात स्थिति में हथियारों की तत्काल बिक्री की जा रही है। सामान्य स्थिति में कांग्रेस द्वारा हथियारों के हर सौदे की समीक्षा की जाने की परंपरा है। बाइडेन प्रशासन का कहना है कि वह इजरायल से आग्रह कर रहा है कि गाजा में आम लोगों की रक्षा की जाए, लेकिन इस्लामिक गुट हमास पर इजरायली सेना के हमले तेज होने से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रूस ने कहा है यूक्रेन से उसके क्षेत्र में दागी गई कई मिसाइल और ड्रोन को नष्ट किया गया। रूस ने कहा है कि यूक्रेन से उसके क्षेत्र में दागी गई मिसाइल और ड्रोन नष्ट कर दिया गया है। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने प्रारंभिक खबरों में बताया कि बेलगोरोद में 13 मिसाइल गिराई गई हैं। क्षेत्र के गवर्नर वायचेस्लाव गालाब्कोव ने इससे पहले कहा कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। रूस की जवाबी कार्यवाही में यूक्रेन में कम से कम 34 लोग मारे गए हैं।
रूस ने यूक्रेन पर जब जवाबी कार्रवाई कराई तो 34 लोग मरे। इस बीच मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर हमले करने के लिए रूस की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कल तीखी आलोचना की गई। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन और उसके सहयोगी ने सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई थी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत ज्यादातर सदस्यों ने यूक्रेन पर हमलों की निंदा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडलों के सदस्यों के लिए विभागों का आवंटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए विभागों का आवंटन कर दिया है। उन्होंने प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति और निवेश, संवर्धन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमान, खनिज संसाधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय कार्य विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा वे सभी विभाग भी डॉक्टर यादव के पास ही रहेंगे जिनका आवंटन किसी मंत्री को नहीं किया गया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को वित्त, वाणिज्यिक कर, आयोजना, आर्थिक और संख्यायिकी विभाग का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। एक अन्य उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को लोकसभा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा मंत्रिपरिषद का विस्तार, 22 नए मंत्री शामिल हुए हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के राजभवन में तीसरे पहर आयोजित समारोह में 12 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और अन्य 5 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। सुरेंद्र पाल टीटी ने भी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वे कानपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद के इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 25 हो गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल कराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोरा राम कुमावत, हेमंत मीना, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोधरा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में संजय शर्मा, गौतम कुमार, झज्जर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह, हीरालाल नागर शामिल हैं। राज्य मंत्रियों में ओटाराम देवासी, डॉक्टर मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार विश्नोई, जवाहर सिंह बेधाम शामिल हैं। मणिपुर में राज्य सरकार ने आम जनता के लिए 7 योजनाएं लागू करने का निर्णय किया है। मणिपुर में राज्य सरकार ने आम जनता के लिए 7 योजनाएं लागू करने का निर्णय किया है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन में 7 योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान आजीविका सहयोग योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी आजीविका गारंटी योजना, डिजिटल बुनियादी ढांचा युक्त मान्यता प्राप्त आदिवासी पुस्तकालय निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ईमा नोंगथांग लाइम्फा वाइफा तेबांग योजना, विद्यालय फागा थांसी मिशन द्वितीय चरण तथा महाविद्यालय फागा थांसी मिशन राज्य में लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजनाओं से आम जनता को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार और राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी से हिंसा से दूर रहने और किसी भी मुद्दे से बातचीत में शामिल होने की अपील की है। जो युद्ध वाले मुद्दे होते हैं उनमें बातचीत ना करें, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट वंदे भारत ट्रेन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया। कौन सी ट्रेन को? कोयम्बटूर बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोयम्बटूर और बेंगलुरु कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया। इस अवसर पर
कोयम्बटूर के सांसद श्री PR नटराजन, कोयम्बटूर दक्षिण के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वनित श्रीनिवासन, कई अधिकारीगण और अन्य लोग कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन होगी। यह रेलगाड़ी 380 किलोमीटर का सफर लगभग 6.5 घंटे में तय करेगी। यह ट्रेन कोयम्बटूर से सुबह 5 बजे रवाना होगी, जबकि बेंगलुरु कैंट से यह दोपहर बाद 1:40 पर चलेगी। बृहस्पतिवार को छोड़कर सप्ताह में प्रतिदिन इस ट्रेन की सेवा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या क्षेत्र के रेल ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,300 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाओं का आज शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अब इस स्टेशन को अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। इस रेलवे स्टेशन में अयोध्या के श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाया गया है। श्री मोदी आज अयोध्या में अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री 2,300 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य अयोध्या क्षेत्र के रेल ढांचे को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। इनमें से एक वंदे भारत ट्रेन कोयम्बटूर और बेंगलुरु छवनी के पास चलेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा बेंगलुरु सेंट्रल और मंडगांव के बीच उपलब्ध होगी। कोयम्बटूर बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन होगी। यह रेलगाड़ी 380 किलोमीटर का सफर 6.5 घंटे में तय करेगी। फिर आ जाता है व्यापार समाचार। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष में जनवरी से मार्च की अवधि के लिए 2 लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर 20 आधार अंक तक बढ़ाई। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार सुकन्या समृद्धि खाता योजना की बजाय ब्याज दर 8% से 20 आधार अंक बढ़ाकर 8.2% कर दी गई। इसके अलावा 3 वर्ष के जमा पर ब्याज दर 7% से 10 आधार अंक बढ़ाकर 7.1% हो गई है। अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर अक्टूबर-दिसंबर 2023 की तिमाही के समान ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है आज के क्या करंट अफेयर न्यूज़ वगैरह खत्म। हम मिलेंगे कल।